नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। अखिलेश यादव मायावती जी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दो ऐसे घटनाक्रम हाल के दिनों में हुए हैं जो यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति जाटव और गैर जाटव दोनों वोट बैंक में सेंध लगाने की चल रही है। शायद इस दबाव की वजह से मायावती जी को आकाश आनंद को वापस से पार्टी में लेना पड़ा, जिनको 41 दिन पहले उन्होंने यह कह के निकाल दिया था कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपने ससुर का सहयोग कर रहे हैं। उनको वापस लाया गया है। आखिर क्या है अखिलेश यादव की राजनीति और 2027 को लेकर इस बार वह किस स्ट्रेटजी पर कर रहे हैं काम? चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। योगी आदित्यनाथ तीसरे टर्म के लिए यहां पर लड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन को 27 में दोहराना चाहते हैं और मायावती जी कोशिश कर रही हैं कि वह वापस से 2007 के दौर को लेके चली आए, क्योंकि 2007 से 12 उनकी सामाजिक समीकरण जो उन्होंने बनाया था ब्राह्मण और दलित समाज का, जिसका उनको फायदा मिला था और वह 5 साल मुख्यमंत्री बनी थी। तो यह बात स्पष्ट है कि वह कोशिश कर रही है कि वह दौर बसपा का फिर से वापस आ जाए। अब अखिलेश यादव की राजनीति पिछले कुछ दिनों में कैसी चल रही है, पहले इसको समझते हैं और यह क्यों हुआ कि अखिलेश को ऐसी राजनीति यहां पर करनी पड़ी। ऐसे ही 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया था और उसका इफेक्ट यह मिला कि उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा गायब हो चुकी है 2000 के बाद से, उस उत्तर प्रदेश में अचानक से भाजपा ने लोकसभा की 71 सीटें प्राप्त कर ली। अन्य पार्टियों को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। बड़े चेहरे ही अन्य पार्टियों के वहां से जीत कर आए थे और बहुजन समाज पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। उस दौरान भाजपा ने जिस तरीके की यहां पर राजनीति करी, उसमें यादव समाज को छोड़कर बहुत सारे ओबीसी समाज बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए थे। ऐसे ही बहुत सारे दलित समाज भी चले गए थे भाजपा की ओर। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी नतीजे ऐसे आए जिसकी उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार यहां पर रिपीट नहीं हुई और भाजपा सरकार बनाती है। 300 से अधिक सीट यहां पर वह प्राप्त करते हैं और उसके बाद 2017 के बाद 19 का चुनाव होता है। अच्छा, 19 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, लेकिन उस गठबंधन का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सीटें 10 हो जाती हैं, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की ट्रांसफर की वजह से हुई थी। अच्छा, 2019 में भाजपा को फिर 62 सीटें यहां पर प्राप्त होती हैं। लेकिन 2022 का चुनाव सबको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से चुनाव यहां पर लड़ा नहीं कि वह सरकार बना सके और बहुजन समाज पार्टी के पास भी यहां पर कुछ भी अपना जो प्रोजेक्ट है या अपना जो विजन है वो रखने के लिए था नहीं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर लौटकर आती है। अब यहां से अखिलेश यादव की राजनीति की शुरुआत होती है और वह शुरुआत थी पीडीए के रूप में। पीडीए क्या था? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसकी शुरुआत जो हो रही है वो 2021 से हो रही है, जब मिठाई लाल भारती की लीडरशिप में बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी बनाई गई और इसका यह उपयोग किया गया कि हम उत्तर प्रदेश के दलित समाज की जितनी जातियां हैं उनको हम जोड़कर अपनी तरफ लाएंगे। अच्छा, इसी के कारण इन लोगों ने यहां पर बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम जी की जयंती बनाई। अब यह बात देखकर अखिलेश यादव को समझ में आया कि अगर हम पीडीए को यहां पर और बढ़ाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 80 से 85% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का है। अगर हम इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिए तो हमारे लिए यहां पर फायदा होगा, क्योंकि यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ हमेशा रहता है। ऐसे में अगर पिछड़ी अन्य जातियां भी हमारे साथ आ गई और अगर दलित समाज आ गया तो फिर तो यहां पर हम आराम से जीत जाएंगे। और इसका प्रयोग किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। यह प्रयोग सफल हुआ और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
समाजवादी पार्टी 37 सीटें वहां पर उनको प्राप्त हुई। भाजपा जो कि राम मंदिर मूवमेंट को अपने प्लस पॉइंट के फॉर्म में यहां देख रही थी, भाजपा मात्र 33 सीटों पर आकर सिमट गई। अब यहां से अखिलेश यादव को लग चुका था कि इस राजनीति के तहत हम उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए हमें दलित वोट को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं वह मायावती जी हैं। उनके पास जो वोट बैंक है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जाटो समाज के अलावा अन्य दलित वोट इस समय बढ़ चुका है भाजपा, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब अगर इस वोट बैंक को कंसोलिडेट करके हम अपनी ओर ले आए तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। ऐसे में दो स्ट्रेटजी यहां पर काम करी, एक गैर जाटो समाज को लेकर और एक जाटो समाज को लेकर। पहले हम लोग गैर जाटो समाज की स्ट्रेटजी को यहां समझ लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद चूंकि एक सामान्य सीट थी, उस सीट पर उन्होंने एक दलित कैंडिडेट को उतार दिया, वह थे अवधेश प्रसाद जी। अच्छा, फैजाबाद में राम मंदिर का मूवमेंट तो आपको पता है, राम मंदिर बन चुका था। ऐसे में सबको लग रहा था कि फैजाबाद तो इस बार भाजपा यहां पर जीत जाएगी। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, यहां पर अवधेश प्रसाद जी को मिल जाती है जीत, और यह जीत एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए ट्रॉफी के समान थी। बाकी 36 सीटें एक तरफ, लेकिन फैजाबाद की सीट को अखिलेश यादव, कांग्रेस, इन सब ने सेलिब्रेट किया। और फिर आपने नोटिस किया होगा कि जहां भी अखिलेश यादव जाते थे वहां पे अवधेश प्रसाद उनके साथ रहते थे। यहां तक कि लोकसभा में भी वह साथ ही बैठा करते हैं। यह बात स्पष्ट है कि अवधेश प्रसाद के सहारे गैर जाटव वोट को यहां पर साधने का पूरा प्रयास किया गया। हर मुद्दे पर जो कि दलित समाज से जुड़ा हुआ होता है, वहां पर समाजवादी पार्टी का मुख्य चेहरा रहते हैं अवधेश प्रसाद, और उन्हीं के सहारे इस समय उत्तर प्रदेश में वह राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब बात थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। इससे तो आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश साध लिया और फायदा भी आपको मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। हाँ, उसका इफेक्ट 2024 में जो यूपी में उपचुनाव हुए थे उसमें नहीं मिला, पर उपचुनाव उतने हम यहाँ पे गंभीरता से ले नहीं सकते। 27 का चुनाव यहाँ पर मेन होने वाला है। अब बात ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो कि मायावती जी का मुख्य वोट बैंक है, वहां पर खासकर जाटव समाज। और जाटव समाज कभी भी मायावती जी का साथ नहीं छोड़ता। अभी भी 9% वोट मायावती जी के साथ हैं, जबकि उनके पास विधानसभा की मात्र एक और लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तो अब यहां पर शुरू हुआ औरंगजेब वाला मुद्दा। अब औरंगजेब वाला मुद्दा इतना तूल पकड़ा यहां पर कि रामजीलाल सुमन, जो कि जाटो समाज से आते हैं, रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के छवि के नेता हैं। यहां मैं क्यों बोल रहा हूं, जिस समय मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था उस समय भी रामजीलाल सुमन यहां पर मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े थे, उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। तो वह उस दौर के समाजवादी हैं। तो अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया औरंगजेब से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा बढ़ते बढ़ते बाबर तक पहुंच गया था। तब रामजीलाल सुमन ने कहा कि भाई राणा सांगा ने आमंत्रित किया था बाबर को भारत में, और इसको लेकर अब यहां पर दलित बनाम राजपूत हो गया, क्योंकि करणी सेना भी इसमें शामिल हो गई। अब समाजवादी पार्टी को यह लगा कि क्या यहां पर मुझसे, या मतलब समाजवादी पार्टी से राजपूत समाज नाराज हो जाए। तब अखिलेश यादव ने अपनी स्ट्रेटजी यहां पर देखी कि चूंकि उनकी राजनीति पीडीए की है, ऐसे में उनको इससे बहुत घाटा नहीं हुआ। खासकर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से राजपूत समाज मुख्य रूप से भाजपा को वोट कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले आपके मठ के योगी हों, लेकिन अगर जाति की बात की जाए तो वह राजपूत जाति से आते हैं। ऐसे में बहुत सारे राजपूत समाज के लोग योगी आदित्यनाथ को ही वोट यहां पर करते हैं। तो अखिलेश यादव को यह स्पष्ट दिखा कि अगर यहां पर रामजीलाल सुमन के सहारे हम यहां पर जाटो वोट बैंक को साध सकते हैं, और यही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। राजपूत बनाम दलित में यहां पर अखिलेश यादव पूरी तरीके से सुमन को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब मायावती जी को यहीं पे दिख गया है कि अब रामजीलाल सुमन के सहारे जाटो वोट बैंक को साधने का प्रयास अखिलेश यादव का इस समय चल रहा है। अब उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि कोई बहुत कद्दावर नेता बचा नहीं। और मायावती जी भी उस तरह की राजनीति यहां पर नहीं करी जो काफी अग्रेसिव, जिसके लिए वह पहले जानी जाती थी। डाइल्यूट हो चुकी हैं बहुत ज्यादा वो, कई सारे मुद्दों पर वह शांत रही हैं। अब उनको समझ में नहीं आया कि वह कैसे इस मुद्दे को टैकल करें। तब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल करवाया है, क्योंकि बिना किसी तेज तर्रार चेहरे के वर्तमान समय में अखिलेश यादव की इस राजनीति को साध नहीं सकते आप। तो अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जी के सहारे गैर जाटो वोट को साधा है, और रामजीलाल सुमन के सहारे वह साध रहे हैं जाटो समाज को। तो मायावती जी को यह पता है कि अपना वोट बैंक प्राप्त करना है
तो एग्रेसिव कैंपेन की आवश्यकता होगी और वह कैंपेन उनको आकाश आनंद के माध्यम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीमे धीमे समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज को भी यहाँ पर पुश दे रही है, क्योंकि वह भी एक दलित नेता हैं और वह प्रयागराज और कौशाम्बी के क्षेत्र में काफी पॉपुलर हैं और उनके सहारे भी यहाँ के वोट बैंक को यह साधना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 21% आबादी दलित समाज की है। ऐसे में इस समाज का वोट जिसके साइड जाएगा उसको राजनीतिक सफलता यहाँ पर मिलेगी। इसी के सहारे मायावती सत्ता पर बैठी थी और भाजपा भी इसी सोशल इंजीनियरिंग करके 2017 और 22 का चुनाव यहां पर जीत कर आई है। तो अखिलेश यादव की वर्तमान राजनीति पीडीए समाज पर आधारित है और खासकर दलित वोट बैंक को वो अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं रामजीलाल सुमन, इंद्रजीत सरोज और अवधेश प्रसाद के सहारे। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।